देखिए अभी तक हम यदि टैक्स की बात करें तो हमने बखूबी जीएसटी को पढ़ा, ठीक है, जिसको हमने टैली में देखा भी कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। अब हम जो बात करें आगे वो है टीडीएस, ठीक है। तो टीडीएस की यदि बात करें तो टैक्स डिडक्शन सोर्स। तो टैक्स के अंतर्गत कौन कौन से टैक्स है, तो जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, वेट, एक्साइज और सर्विस टैक्स, ये टैक्सेस हमारे, जिसमें जीएसटी को खूबी अभी तक हम करते आए। अब हमें समझना है टीडीएस को। तो टीडीएस कहाँ लागू होता है और टीडीएस को क्यों रखा गया, उस पर हम चर्चा करें। तो एक कंसेप्ट तो टीडीएस का सीधा सीधा है कि गवर्नमेंट को जहां लगता है कि इस मामले में टैक्स की चोरी हो सकती है या टैक्स का सही तरीका क्या हो सकता है, तो वो फिर रूपांतरण कर देता है। हालांकि टैक्स आज का नहीं, जीएसटी नया है, टीडीएस पहले से ही चलता आया है, ठीक है। तो टीडीएस का कैलकुलेशन हम पहले देखेंगे रेंट और लैंड, यानी कोई भूमि आपने किराए पे ली है और उसका किराया 50,000 से अधिक है, जैसे खासतौर पर कोई कंपनी है, कोई संस्था है, कोई कंपनी संस्था बड़ी बिल्डिंग या मकान लेता है, जैसे बैंक है, बैंक की जो भवन होगा नॉर्मली उसका किराया 50,000 से ऊपर होता है। तो वहां पर जो भवन का स्वामी है उसके ऊपर भरोसा जताया नहीं जा सकता। मतलब एक व्यक्ति हो तो चलो ठीक है, पूरे भारत में है तो सभी के ऊपर भरोसा नहीं जताया जा सकता। क्यों नहीं जताया जा सकता? हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी ऑनर होंगे जिनका पैन कार्ड ही नहीं बना और वो फिर अपना किराया लेते हैं, लेकिन वो उस संस्था के ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। जैसे बैंक है तो बैंक के ऊपर भरोसा जताया जा सकता है, जो भी संस्था है, कंपनी है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं टैक्स रजिस्ट्रेशन होता है। तो टीडीएस भी उसी प्रकार का एक टैक्स है जो कई मामले में काम करता है। जैसे एक एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई एक कंपनी में काम कर रहा है जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, 60,000। अब उसकी मंथली जो सैलरी जा रही है उसका 5% या 10%, जो भी उसका रेशो है वो भी हम आगे देखेंगे। तो जो सैलरी है उसका टैक्स वो गवर्नमेंट को उसको पे करना चाहिए, लेकिन वहां गवर्नमेंट को लगता है कि ये व्यक्ति हो सकता है कि टैक्स में चोरी करे या टैक्स समय पे जमा न करे, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि क्यों ना इसका टैक्स पहले ही काट लिया जाए। तो एम्प्लॉय की जो सैलरी है उस सैलरी का 5% या 10, जो भी रेशो आता है वो डिपेंड करेगा, तो वो पहले ही काट करके और गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। वो कंपनी द्वारा ही काट दिया जाता है। अपने एम्प्लॉय की सैलरी जो भी जनरेट होती है उसका टीडीएस कैलकुलेट करके कंपनी अपने पास रखेगी और कंपनी भर टैक्स भर देगी। नॉर्मली जीएसटी में क्या होता है, जैसे हम 50,000 का माल खरीद के लेके आए तो हमने सामने वाले को टैक्स पे कर दिया, हमने वो पैसा अपने पास नहीं रखा टैक्स का, वो किसको दे दिया, सामने वाली पार्टी को, वो गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा। यानी कि यदि ऐसे देखा जाए तो हमने कोई सर्विस दी, उस सर्विस के अगेंस्ट पैसा दिया या माल लिया, तो हम क्या करते थे, टैक्स सहित उसको दे देते पैसा कि भैया ये इसका टैक्स है और ये पैसा ये आप जमा करें। लेकिन यहाँ पर उल्टा नियम है, ठीक है। हालांकि सभी मामलों में नहीं है, कुछ मामलों में, इसका सभी मामलों में पूरा होगा तो जीएसटी का भी, जिसको आरसीएम बोलते हैं, आरसीएम आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी टीडीएस की हम बात करें तो टीडीएस ऑन रेंट, लैंड एंड हाउस, बिल्डिंग, ऑफिस, पीटीसी, इसके अलावा सैलरी वगैरह पर भी है। तो पहले तो हमें टीडीएस कैलकुलेशन को समझना होगा। टैली में तो बड़ा आसान है, टैली में तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन हमें भी तो समझ में आना चाहिए कि टीडीएस आखिर कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए हमारे एक एक्सेल सीट है जो हमें इस चीज को बहुत आसानी से समझाती है, समझ में आ जाता है। तो पहले हम सैलरी के ऊपर, जिसे हम इनकम टैक्स के रूप में कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी सैलरी का टीडीएस माइनस हो जाएगा, तो वही है हमारी सैलरी के ऊपर टीडीएस जो कंपनी काटती है, माइनस करती है। तो इसके अंतर्गत जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसे हमें समझ करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की स्लैब आपको मिलती है, एक ओल्ड स्लैब और एक न्यू स्लैब। ओल्ड स्लैब ये कहती है कि यदि व्यक्ति की आय जीरो से लेकर के तो 2.5 यानी 2.5 लाख तक यदि है तो उसको कोई टैक्स देने की आवश्यकता
नहीं है वो नील टैक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि 2.5 लाख से तो 5 लाख तक है वार्षिक आय, तो उसको अपनी आय का 5% देना पड़ेगा। अब आय में किसका 5% देना पड़ेगा? तो माने कि 5 लाख उसकी आय है, तो 2.5 लाख तक तो उसको कोई देने की जरूरत नहीं है। अब बचा कितना है? 2.5 लाख। तो इस 2.5 लाख का कितना परसेंट देना पड़ेगा? 5। ठीक है, 5% उसको देना पड़ेगा। यदि 5 लाख से 10 लाख तक है तो फिर कितना पर देना पड़ेगा? 20% देना पड़ेगा। और यदि 10 लाख से भी ऊपर है तो कितना देना पड़ेगा? 30%। ये कौन कहता है? एग्जिटिंग जो पहले से यहां पर स्लेब डली हुई है। ठीक है, न्यू स्लेब में थोड़ा सा संशोधन करते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा कि 0 से तो 2.5 यानी 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ओल्ड स्लेब यहां पे भी हमने डाल रखा है, ये न्यू स्लेब है। लेकिन 2.5 से 5 लाख तक है तो आपको इसमें भी 5% का रेशो दिया गया, इसमें भी दिया गया, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे इनकम टैक्स पे करदाता जिनकी आय 5 लाख तक होती है, अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं, तो इनके लिए बराबर है ये नियम, न्यू स्लेब और ओल्ड स्लेब। ठीक है, अब ठीक है, अब चेंजेस कहाँ है? तो अगला स्लिप कहता है कि यदि आय 5 लाख से तो 7.5 तक है तो न्यू स्लैब कहता है कि इसमें आपको 10% टैक्स देने की आवश्यकता है, जबकि पुराना क्या कहता है कि इसमें आपको 20% टैक्स देने की आवश्यकता है। फिर भी जो करदाता है जिनकी आय 5 से 7 लाख है वो ओल्ड स्लैब का ही यूज करते हैं, 20% ही में ही जाते हैं। क्यों जाते हैं उसको भी हम जाने का जो कारण है वो यहां पर दिया गया रिबेट। रिबेट मिलता है आपको फ्लैट रिबेट क्योंकि आपके साथ में एक्सपेंसेस भी जुड़ा है, तो जो एक्सपेंसेस है उनके बिहेव पर आपको कुछ रेशो स्लेब यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपके खर्चे इस पे जुड़ेंगे और उसके माध्यम से आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, छूट मिलेगी। जैसे एक एम्प्लॉई है तो उसके अदर खर्चे में क्या है, तो उसके अदर खर्चे की हम बात करें तो हो सकता है वो मकान किराए से रहता हो तो मकान का किराया उसका एक खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है उसको तो टीचिंग का उसका एक्सपेंसेस, पढ़ाई का, एजुकेशन का, टीचिंग नहीं बोलेंगे आप, एजुकेशन का उसका एक खर्चा है, हेल्थ वगैरह, LIC वगैरह की पॉलिसी वगैरह, तो ये खर्चे हैं। तो इनमें इन सभी का स्लेब मिलेगा, यानी छूट मिलेगी उसके आधार पर, एग्जेम्पशन का प्रावधान इसमें है पुराने में। जबकि इसमें यह कहा गया कि यदि आप 10% टैक्स दे रहे हो तो फिर आपको कोई छूट यहां पर नहीं मिलेगी। अब यदि कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके कोई अन्य खर्चे नहीं है, बहुत कम है, तो वो फिर न्यू स्लैब पर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनके खर्चे हैं, वो चाहते हैं कि हमें एग्जेम्पशन मिले, छूट मिले, तो वो फिर ओल्ड स्लैब के माध्यम से ही काम करते हैं, क्योंकि यदि ओल्ड स्लैब को हम समझे तो उसके आधार पर टैक्स का रेशो कम आएगा, भले ही उनकी आय 5 लाख से ऊपर क्यों ही ना हो। अगला क्या कहता है कि यदि 7.5 यानी 7.5 लाख से 10 लाख तक है तो न्यू स्लैब में 15% देना पड़ेगा, जबकि पुराने स्लैब में क्या है 20%। 10 लाख से ऊपर यदि है तो इसमें 20% है, इसमें 30% है। 12 लाख से तो यहां तक ऊपर 15 तक है, ये 5 छिप गया है इसमें। कितना स्लैब है इसमें 25 है, जबकि इसमें 30 है, और 15 से ऊपर इसमें भी 30 है और इसमें भी
30 है। यदि यहाँ पर जो छूट का प्रावधान है वो कुछ मामलों में यहाँ पर न्यू स्लैब में संशोधन किया गया, जबकि पुराने स्लैब में ज्यादा है। तो यहाँ यदि हम एक कैलकुलेशन रेशियो निकालें तो यदि अधिकतर मामले ऐसे पाए जाते हैं जिनकी आय 10 लाख से ऊपर होती है, वो फिर न्यू स्लैब को अपनाते हैं, वो पुरानी स्लैब पर नहीं जाते हैं। 10 लाख से नीचे तक है तो वो पुरानी स्लैब भले ही उसमें बस 20% है उसको अपनाते हैं। ये तो हो गया प्रावधान। इसमें समय समय पर कई प्रकार के संशोधन होते रहते हैं गवर्नमेंट के, उसके आधार पर भी हमें देखना होगा, समझना होगा कि उसमें उसका पायदान क्या है। ये तो हमने कैलकुलेशन के लिए सीट तैयार किया है और एग्जाम्पल इसमें दिया है। ये हमारे रेशियो हैं, ये अभी फिलहाल यही है। कुछ जगह यदि संशोधन कहीं होता है तो आप इनकम टैक्स की साइट पर आप चले जाएंगे, वहाँ इनकम टैक्स कैलकुलेशन भी सेम एज इट इज दे रखा है, वहां पर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर हमने यहां पर एक शीट तैयार की जिसमें मंथली सैलरी को इन्वॉल्व किया कि यदि किसी एम्प्लॉय की मंथली सैलरी 70,000 रुपए है तो हमने यहां पर डाला उसकी सैलरी 70,000 रुपए। ठीक है, अब उसकी ग्रॉस एनुअल सैलरी, तो ये जो 70,000 है ये एक माह का है, तो इनटू क्या करते हैं 12, तो क्या हो जाएगा 12 माह की सैलरी निकल के आ जाएगी 8,40,000, है ना, यानी C18 इंटू 12 कर पाएंगे। तो जो भी सैलरी होगी यदि 60,000 है या 65,000 है, हमने जैसे 65,000 डाला तो उनकी सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। अगला आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में के अंतर्गत जो भी आय उनकी हुई है उसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया, यानी 12,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार की तरफ से ही दिया जाता है वार्षिक। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन में डाल दिया कि उनकी सैलरी में से 50,000 माइनस कर दिया। जब सैलरी में से 50,000 माइनस होंगे तो जो भी सैलरी है उसमें से हमें ये हो गया हमारा 780 था, तो उसमें से 50 यानी 730 बचेगा। इसके अलावा हमने सारे डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा जैसे HRA हाउस रेंट वो देते हैं, ठीक है, तो उनका वो कटता है तो वो यहाँ पे डाल देंगे। माना कि एक एम्प्लॉय का 12,000, या ये तो एक माह का तो ज्यादा होगा, तो HRA जो भी है मान लेते हैं, अभी फिलहाल 0 कर देता हूँ। ठीक है, PTA एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसमेंट भी इनको मिलता है, तो वो कितना मिला उस डिपार्टमेंट के लिए वो पर्टिकुलर रहेगा। माना कि इनको 12,000 रुपए मिले या 10,000 मिले, 10,000 ही डाल देते हैं। 10,000 यानी इनका खर्चा है, तो इनको डिपार्टमेंट की तरफ से यानी विशेष स्पेशल छूट दी जा रही है वो। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, गवर्नमेंट में ने इसके अंतर्गत भी प्रावधान दिया कि यदि आप निवेश करते हैं NPS में, नेशनल पेंशन सिस्टम में, एक निवेश ही माना जाता है क्योंकि पेंशन वैसे डायरेक्टली गवर्नमेंट ने आजकल बंद कर दी। तो बंद नहीं किया है, असल में क्या किया कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी था, अब ये कर दिया कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो आप सभी NPS में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और जो भी आप मंथली उसमें डालेंगे उतना रेशियो हम मिला करके फिर आपको 60 ईयर यानी 60 साल के बाद आपको जो है कि पेंशन स्टार्ट हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद। यानी कुल मिलाकर की बात ये है, रिटायरमेंट के बाद उसका जो भी रेशियो बनेगा, जितना आपने डिपॉजिट किया उतना गवर्नमेंट मिलाएगी, आपने ज्यादा किया है तो ज्यादा रेशियो मिलेगा आपको, और उसका आपको पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका मंथली NPS आप जमा करते हैं, माना कि आप 5,000 के हिसाब से 50,000 आपने किया, 2 महीने का नहीं किया, 10 महीने किया, 50,000 का आपने नेशनल पेंशन सिस्टम में डाल दिया है, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। इसके अलावा अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत कई प्रावधान है, जैसे अभी राम मंदिर निर्माण के समय जिन्होंने भी डोनेशन दिया तो उसमें 80C के अंतर्गत ये प्रावधान था कि आप जो भी डोनेशन करेंगे, डोनेट करेंगे, तो उसमें इनकम टैक्स की आपको छूट मिलेगी, यानी सीधा सीधा छूट मिल जाएगा कि भैया आपने 50,000 किया है तो 50,000 आपका एक एक्सपेंसेस हो गया, उसके आधार पर आपके जो राशि बची है उस पर ही आपको टैक्स देना है, उस पर टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो ऐसे कई हैं 18C के अंतर्गत जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन में कई है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है 18C का, स्पेशल डोनेशन, और भी कई होते हैं जैसे विकलांग कल्याण, और ये बहुत सारा ऑप्शन चलते रहते हैं, हेल्थ के अंतर्गत भी चलते रहते हैं, सामाजिक भी चलते रहते हैं, शैक्षणिक में भी चलते रहते हैं। तो उसमें पर्टिकुलरली कोई आपने डोनेशन दिया, या फिर और भी है जैसे PF है, LIC है, PPF है, ट्यूशन फीस है, सुकन्या समृद्धि योजना में भी अभी गवर्नमेंट ने कहा कि बालिकाओं के लिए यदि आप पूंजी जमा करते हैं उनका अकाउंट खुलवा करके, तो जो भी आपने जमा किया है उसमें आपको जो है कि छूट मिलेगा। तो वो आपने उसमें क्या क्या आपने किया है, कितना आपने अमाउंट
डाला है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो पूरे वर्ष का आपने कितना उसमें डाला है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। माना कि हमने 50,000 रुपये का एक इन्वेस्टमेंट इसमें कर दिया। तो इस प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी, माना कि हमने 5,000 रुपये की, तो वो हम डाल देंगे। ठीक है, ये हमने अपना जो जो एक्सपेंसेस था वो हमने इसमें डाल दिया। अब हमारा यहाँ पर 1,65,000 टोटल एक्सपेंसेस डिडक्शन हुआ है। हमारी सैलरी जो है वो थी 7,80,000 रुपये, यानी अब हमारी आय कितनी बची है 6 लाख, यानी टोटल इनकम ओल्ड स्लैब के हिसाब से 6,15,000। ठीक है, अब इस 6,15,000 का भी डिवाइडेशन हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है? यानी क्या करना है, इनका सबका टोटल करना है और इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर है? कर पाएंगे ना इतना? यहाँ हमने टोटल कर लिया इन सभी का। डबल क्लिक करके देखेंगे तो सम लगा हुआ है और यहाँ पर हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया। क्लियर है? इतना कर पाएंगे? अब क्या करना है, जो भी आपका शेष बचा है, ठीक है, वो राशि हमारा यहाँ स्लेब क्या कहता है, ओल्ड स्लेब। ओल्ड स्लेब कहता है कि 2.5 लाख तक की इनकम है तो उस पर तो आपको टैक्स नहीं देने की आवश्यकता है। अब बचा जो भी राशि आपकी है उस पर आपको कितना परसेंट देना है, 5%। तो हमने क्या किया, यहाँ पर तो वैल्यू हमने डाल दी 2.5 लाख, यहाँ पर भी 2.5 लाख डाल दिया है, और यहाँ पर क्योंकि हमें माइनस करना है 5 लाख रुपए, 5 लाख के 5 में तो 2.5 तो ये चला गया, और 2.5 जो बचा है उस पर 5% टैक्स देना है, और जो देना है उस पर 20% टैक्स हमें देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को टोटल कर लिया, E19 और E20 दोनों को सम किया और इन दोनों को जोड़ करके 2.5 लाख को माइनस करना है, लेकिन एक पर हमें क्या देना है, 5% देना, और एक पे नील है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को टोटल करके C31 में से माइनस कर दिया, यानी 6,15,000 में से 5 लाख माइनस कर दिया। लेकिन उनको 2 भागों में डिवाइड करना है, जरूरी है, क्योंकि 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, लग कितने पर रहा है आगे के 2.5 लाख पर, और जो बच्चा उसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा, 20%। तो यहाँ पर हमने इस 2,50,000 का 12% निकल जाएगा हमारा। ठीक है, 5% के हिसाब से, और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी देखिए आप 5%, यानी 12,500 स्टैंडर्ड डिडक्शन था, तो ये 50 हमने सैलरी डाल दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर कितना कैलकुलेट होकर गया टैक्स हमारा 2.5 लाख का, 12,500। क्लियर? यहाँ तक कर पाएंगे आप? और इन दोनों को टोटल करके हमने इसमें से माइनस कर दिया, अब जो बचा वो कितना बचा हमारा, 1,15। ठीक है, जो भी सैलरी होगी उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि यहाँ पर सैलरी कम है यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है तब मामला थोड़ा आएगा, जब सैलरी आपकी मंथली सैलरी माना कि आपकी मात्र 30,000 रुपए है, तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि 30,000 वालों को तो टैक्स देना ही नहीं TDS, तो उसके लिए नहीं है ये किसके लिए है, जिनकी सैलरी ज्यादा है, 2.5 लाख से ऊपर जाता है ना। तो हमने माना कि 60,000 हमारी मंथली सैलरी है तो भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब ये डिडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके बिल वगैरह है, इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय जो भी टैक्स करदाता है वो अपने सारे एक्सपेंसेस के स्लिप जो है वो रख के रखता, संभाल के रखता, ताकि इनकम टैक्स उनको छूट मिल जाए, भाई हमारे खर्चे दिखाओगे तभी तो गवर्नमेंट आपको छूट देगी ना। इसलिए हमें व्यवस्थित तरीके से सारे बिल वगैरह उसमें लगाने होते हैं। अब चेंज हो गया देखिए, तो यहाँ पे 12,000 तो हमारा ये 5% के हिसाब से हो गया, 20% के हिसाब से क्या हो गया, 55,000 का 11,000 रुपए 20% की दर से हमारा टैक्स हो गया। ठीक है, इस टोटल टैक्स के ऊपर, यानी टोटल टैक्स कितना हुआ हमारा 23,500, इस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, और जो इस टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं हम सेस, और एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स बोलते हैं, जिसको हम सेस के नाम से जाना जाता है। तो 4% इस 23,500 का 4% सेस लगेगा, यानी टोटल टैक्स हमारा बात करें तो हमारा टोटल टैक्स हो गया 24,440। यदि आपकी सैलरी ज्यादा है, आपकी सैलरी 60 की जगह 70,000 है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर टोटल टैक्स आपका बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल टैक्स सालाना 49,400 का टैक्स हो गया। ठीक है, अब इस टोटल टैक्स को यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब इसको हमें कैसे देना है, इसको हमें मंथली पे करना है, टैक्स हमारा मंथली कटता जाएगा। तो मंथली टैक्स के लिए हमने डिवाइड बाय क्या कर दिया, 12, तो ये हमारा मंथली टैक्स हो गया 4,116 रुपए। ठीक, अब
ये मंथली और ये करने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि टैली में भी हमें ये बताना होगा, यदि हम इंडिविजुअली टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो एक कंपनी में 10 एम्प्लॉई हैं, किसी का एक्सपेंसेस ज़्यादा है, किसी की सैलरी ज़्यादा है, किसी की कम है, तो सभी का रेशियो अलग अलग रहेगा कि इसका मंथली टैक्स कितना परसेंट है सैलरी का, वो निकालने के लिए हमें इसकी आवश्यकता लगेगी। ठीक है, तो इनका मंथली परसेंटेज निकाला हमने कि इनका मंथली जो सैलरी का एक्सपेंसेस सॉरी टैक्स का रेशियो है वो है 5.88%। ठीक है, वो कैसे निकल के आया? वो सीट के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर आया वो, न कि डायरेक्टली आ गया। डायरेक्ट में तो कहा था 5% देना है, लेकिन बाकी अमाउंट पे कितना देना? 20%। यदि उसके आधार पर देखें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा ज्यादा? क्योंकि ये एग्जाम्पशन का कैलकुलेशन, यदि एग्जाम्पशन को आप हटा दें तो ये आपका टैक्स बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हमने एग्जाम्पशन डाल करके रेशियो निकाला, तो बोले 5.8% का टैक्स इनको देना है, जो भी इनकी सैलरी है उसके आधार पर हमने कैलकुलेशन निकाला। और इसकी आवश्यकता आगे हमें जो लगना है वो टैक्स का जो हम लेजर बनाएंगे उसमें लगना है। बता देता हूं, आगे हम कैलकुलेशन करेंगे ये वाला, ये यहाँ पर ये तो अभी हमने फ्लैट रेट बना दिया 10% और 20%। यदि एम्प्लॉय होगा तो उनके लिए हमें रेशियो दर्शाना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिक टैली कैलकुलेट करेगा। एम्प्लॉय का शायद दूसरी सीट में हो सकता है, हाँ इसमें नहीं, ये एम्प्लॉय सैलरी इसमें होगा, ये इसमें है 3.21। तो हमारा क्या रेशियो निकल के आया? 5.8। तो हम अपने एम्प्लॉय का, हर एम्प्लॉय का अलग अलग रहेगा, तो हमें पहले निकालना तो आए कि हम एम्प्लॉय का कैसे निकालें। तो यहाँ पर अब आपको जो भी हमारा रेशियो आया है उसका हम डिवाइडेशन कर देंगे हमारी सैलरी से, C19, ये ग्रॉस सैलरी से आप डिवाइड करोगे इस टैक्स को तो मंथली आ जाएगा। क्योंकि ये टैक्स का किसका है? पूरे वर्ष का है, 49,400। तो इसको हम पूरी टोटल सैलरी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा मंथली। ठीक है, मंथली आया हमारा 5.88, ये रेशियो है। मंथली टीडीएस हमने निकाल लिया है, वो हमने ये ऊपर ही निकाल लिया था, वही है ये 4,100। इसके आधार पे भी आप निकाल सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, पूरी सैलरी को डिवाइड करके निकाल सकते हैं या इसके आधार पर निकाल सकते हैं। टीडीएस हमारे पूरे साल का हमने निकाल लिया था यहाँ पे 49,400। ये किसके हिसाब से है? ये ओल्ड स्लैब है। अब यदि यहाँ पर न्यू स्लैब को आप समझते हैं तो न्यू स्लैब में आप देखेंगे कि कुछ टैक्स का रेशो कम या ज्यादा आएगा। देखो यहाँ पर कम आया है शायद, है ना, 48,000 आया, क्यों 50 है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनाउंसमेंट दिए गए हैं। तो ऐसे एम्प्लॉई जिनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा जो एग्जाम्पशन है वो यदि कम मिलते हैं, कम है उनके एग्जाम्पशन, खर्चे कम है, तो फिर न्यू स्लैब पे चला जाएगा। न्यू स्लैब पे कितने का फायदा है? यहाँ पर न्यू स्लैब पर 1,000 का 48,360 है, इसमें 49,400 है, मतलब 1,000 का रेशो मान के चले, 1,040 है ना, 360 है और इधर 400। तो वो क्या करेगा? वो फिर नए स्लैब में चला जाएगा, नहीं मैं तो इसके द्वारा देना चाहूँ। लेकिन यदि यहाँ पर थोड़ा सा भी एक्सपेंसेस बढ़ता है, जैसे हमने वो डाल दिया कि एनपीएस में हमने एक्सपेंसेस किया सेविंग, हम ये हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ा दें, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ाना कि 8,500 का खर्च हमने कोई पॉलिसी ली है, ये देखिए रेशियो अब कम हो गया, है ना। इसी प्रकार उसने कोई और ट्रैवलिंग अनाउंसमेंट माना कि 10,000 का है, बिल लगा दिया उसका कि ये है भैया हमारा किया है खर्च किया है, तो यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 48 है। तो कितनी सैलरी तक की बात की जा रही है? मंथली सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी 8,40,000 यानी 7 लाख से ऊपर, 7 तक के जितने भी होंगे वो इसी स्लैब को यूज करेंगे। और 7 के 10 तक वाले मामले और भी दर्शा देते हैं, हमने अभी डाला नहीं है। फिर जो भी एक्सपेंसेस होगा रियल वो डाल देंगे, और जैसे वो डालेंगे तो उनका टैक्स स्लैब यहाँ पर कम हो जाएगा। यदि हमने इसको बढ़ा करके 20,000 कर दिया कि ये साल का हमारा 20,000 रुपये है खर्चा ट्रेवलिंग वगैरह का, है ना, एंटरटेनमेंट HRA वगैरह हमारा पूरे साल का 35,000 के समथिंग है, तो डाल दें, ऑटोमेटिक टैक्स यहाँ पर कम हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ वाले मामले में क्या किया, यहाँ पे सेस नहीं लगेगा, सेम है तो यहाँ पर सीधा, लेकिन यहाँ पर टैक्स सॉरी ये क्या बोलते हैं
कि जो एग्जाम्शन है वो नहीं लगेगा, ये वाला मामला नहीं आएगा। यहाँ पर जो भी टोटल सैलरी है उसमें से 2,50,000 माइनस कर दी जाएंगे जिस पर नील टैक्स है, फिर जो बचा उस पर 5% कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और जो बचा यानी 3,40,000 पर कितने परसेंट का स्लैब है, 7 से 10%, तो इस पर 10% निकाल, जबकि इसमें कितना निकाला, इसके ऊपर 20%। बाकी इसमें एग्जाम्शन वाला ये वाला मामला इसमें लागू नहीं होता है। हाँ, शेष तो लगेगा, शेष तो इसमें भी लगेगा 4% शेष। हाँ, इसमें कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, ये न्यू स्लैब है। ठीक है, तो इसका आप पिक ले लें और ये निकालना आपको आना चाहिए। अब हमने नीचे हर एम्प्लॉय का निकालने के लिए शीट भी बना दी इंडिविजुअली, ये आपको ऐसे समझा दिया है, ये यहाँ पे हर एम्प्लॉय का बना दिया। ठीक है, तो हर एम्प्लॉय का मंथली सैलरी डालेंगे, ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, टोटल डिडक्शन जो भी कैलकुलेट होगा वो यहाँ डाल देंगे हम। इसमें हमने क्या किया, यहाँ टोटल लगाया, आप यहाँ पे टोटल डिडक्शन डाल देना, ये साल का है, कहीं भी कैलकुलेट कर लेंगे उसको। टोटल इनकम जो भी बनी उस पर नील हमारा 2.5 लाख है, टीडीएस 5%, टीडीएस 5%, टीडीएस 20%, 20% का स्लैब, और टोटल पॉइंट वाली एवरेज हमें ये चाहिए बस। ठीक है, तो ऐसा कैसा आपको कैलकुलेशन करना है, इसका आप पिक ले लीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको डालेंगे और समझेंगे। पहले 2 भाग में लेना पड़ेगा इसका पिक, पहले आप इतना लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका लीजिए। ठीक, ये करना है आपको आज।